हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात में पेपर फर्स्ट के तहत हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी, जिसका दूसरा पार्ट है हमारे पास गणित की अवधारणाएं या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो हमारे पास है लघु गणक। क्या है हमारे पास? लघु गणक। लघु गणों को कुछ इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लघु गुणों को क्या समझने का प्रयास करते हैं? इससे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे x है, x का आधार कौन है? x का आधार a है। x का आधार कौन है? x का आधार a है। x आधार इसका a है और x का आधार a है और n x आधार एक n का क्या है? n पर x का आधार a है, जिसमें a पर n का क्या है? ये लघु गुणक कहलाता है। मतलब कोई किसी का आधार है, उस आधार पर जो उसका कुछ भी संख्या होगी जैसे n है, उस पर जो उसका क्या कहलाता है? वो लघु गुणक कहलाता है। ठीक है। इस अर्थात कहना चाहते हैं अगर कोई भी संख्या की घात है, जैसे इसकी कुछ घात है और उसका कुछ मान निकलेगा ना, उस संख्या के बराबर इसका मान निकलने वाला है। ठीक है। इसको लॉग के रूप में किस प्रकार से परिभाषित करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले ना एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। देखिए, आप सामान्य आपसे क्या देखा होगा कि जैसे log x है और ये पाई है, इसकी घात होती है e। ठीक है। इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। अगर हम बात करें इसको, अगर मैं और चेंज करना चाहता हूँ तो log यहाँ पर जाकर क्या बनता है? e की पावर y बनता है। ठीक है। क्या बनता है? e की पावर y बनता है। ये जो सेम हमारे पास फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से है। जहाँ पर आप अगर बात करोगे जहाँ x की जगह हमारे पास क्या आ चुका है? n आ चुका है। e की जगह आप बात करोगे तो e की जगह हमारे पास आ चुका है a आ चुका है। और अगर आप y की बात करते हैं तो y की जगह क्या आ चुका है हमारे पास? n। e की जगह हमारे पास आ चुका है a और y की जगह हमारे पास क्या आ चुका है? x आ चुका है। तो इसको हमें क्या बदलना होगा? इस रूप में बदलना होगा, log के रूप में बदलना होगा। तो log के रूप में किस प्रकार से बदलेंगे? अगर इसको वापस अगर मैं लिखूं तो log x लिखा जाता है ना, पहले क्या लिखा जाता है? पहले log x। तो अगर मैं इस प्रकार इसको लिखूं n बराबर ax को भी देखते हैं, तो पहले इसको क्या लिखेंगे हम? log n लिखेंगे ax, क्योंकि हम लगाएंगे log की पावर e, क्योंकि फिर लगता है हमारे पास a। log a इसकी बेस लगता है, n आएगा और ये क्या आएगा? x। तो इस रूप में ये परिभाषित हमारे पास होने वाला है जब इसको हम log बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब इसको हम, हमारे पास ये क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ही आएंगे इससे। एमएसक्यू टर्म अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन आने वाला है इससे। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले इसको चेंज किस प्रकार से करोगे? तो e की पावर y बनेगा, e की पावर y बनने वाला है, परंतु हमें पता है e की पावर तो है ही नहीं। e की जगह यहाँ पर क्या है? 8। तो ये पहचान कर लीजिए, e की जगह क्या है? 8। तो यहाँ पर क्या बनेगा? k बराबर बनेगा 8 की पावर 3 बनेगा। जब आप 8 को कर देते हो 3 बार गुणा, 8 20 क्या होते हैं? 64 होते हैं। 64 को आप किससे गुणा करने वाले हैं? 8 से। 64 को 8 से गुणा कर लीजिए, 32 3 48 पर ये 52। कितने उत्तर आ जाते हैं? के का उत्तर हमारे पास आ चुका है 512। जैसे इसका log 8 के का मान कितना था? 3। अब इसका मान निकालना, मान कैसे निकलेगा? तो इसको मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए y। क्या मान लेते हैं? एक बार के लिए इसको y मान लेते हैं। जब y मान लोगे तो मुझे पता है इसकी पावर कुछ चढ़ने वाली है ना, कुछ पावर चढ़ेगी इसकी। और पावर 4 e की जगह क्या है हमारे पास? 4 है। तो 32 बराबर क्या आ जाता है? 4 की पावर y आ जाता है। क्या आ जाता है? 4 की पावर y आ जाता है। अब इसमें है 32। 32 को किस प्रकार लिख सकते हो? 32 को लिखने का तरीका सबसे अच्छा ये वाला है कि अब 32 को इस प्रकार से
हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे 16, 2, 8, 4, 2 और 2 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और 4 की पावर कितनी आ रही है, y आ रही है। अब देखिए, परंतु इसके जो आधार है ना, आधार वो समान नहीं है। अगर मैं आधारों को अगर सेम कर दूं, बराबर कर दूं ना, तो फिर मैं इनको बराबर में लिख सकता हूं। तो कैसे लिखूंगा, 4 को आप लिख सकते हो 4, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। किसको, 4 को लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 2 की पावर 2, ये वाई का वाई आ गया। अब आधारे सेम है, इनके मान भी सेम हो जाएंगे। 5 बराबर 2, 2 बटा वाई। वाई का मान निकाल लेते हैं 5 बटा 2, वाई का मान कितना आ जाता है 2.5। से हम 7 × 7, 7 की पावर 2, 7 को करना 2 बार गुना। इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम, 1, पहले इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, 7 की पावर वाई लिखेंगे, ठीक है। और इसमें 7 को लिखेंगे 7 की पावर 2, ऊपर जाने पर हो जाती है माइनस 7 की पावर वाई, वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, -2। हम बात करेंगे लघु गुणक के नियम के बाद में, नियमों के बारे में, अर्थात फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम, मतलब लॉग के कुछ नियम होंगे, उन नियमों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहला जो नियम है उसकी बात करेंगे, नियम नंबर 1। देखिए, नियम नंबर 1 की बात करेंगे ना, देखिए अगर लॉग का आधार क्या लिया जाए, एक ए लिया जाए, अगर उसके गुणा के अंदर कोई राशियां जैसे m × n है, अगर कोई लॉग का आधार क्या है, a है, और उसमें दो गुणन राशि क्या है, दो गुणन राशियां हैं m और n, तो उसको किस रूप में लिखा जा सकता है, योग के रूप में लिखा जा सकता है। दो अलग अलग जो लघु गुणक है ना, उनके योग के रूप में लिखा जा सकता है, लघु गुणकों का योग। और यहाँ पर क्या होता है, लघु गुणक में गुणन राशियां, लघु गुणक में जो गुणन राशि है उसको क्या लिखा जा सकता है, लघु गुणकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। पहला तो ये होता है नियम। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो, जैसे यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे log a x × y, इसको भी आप किस रूप में लिख सकते हो, log a x और log a y के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर अगर कोई संख्या हो तो, जैसे 6 को अगर आप लिखोगे कुछ इस रूप में लिख सकते हो आप, log a 3 × 2, log a 3, log a 2, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। अगर बात करते हैं नियम नंबर 2 की, अब क्या होता है, अगर इस रूप में हो तो कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, घटाव के रूप में लिखा जा सकता है, m-, ठीक है। अगर भाग के रूप में हो लघु गुणक, राशि क्या हो, भाग के रूप में, उसको किसके रूप में लगा सकता है, लघु गुणकों के घटाव के रूप में। किसके रूप में लिखा सकता है, लघु गुणकों के घटाव के रूप में उसको लिखा जा सकता है, या इस रूप में इसको परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। अगर कोई इस प्रकार से लिखा है, log a m की पावर n है,
क्या है, m की पावर n है, तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, इसके अंदर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और ये क्या बच जाता है, log am, log के आधार am रह जाता है। ठीक है, अगर इसको और आप सही से लिखें एग्जाम्पल के रूप में, इसे log a, ठीक है, 4 की पावर में कह देता हूँ 2 है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हो आप, 2 आगे आ जाएगा, log a 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सामान्य या साधारण लघु गुणक की, अर्थात कॉमन लॉगरिथम की बात करने वाले हैं। क्या होते हैं, देखिए अगर हमने किस प्रकार से पढ़ रहे थे, इनको पढ़ रहे थे log a, या इसको पढ़ रहे थे m इक्वल टू b। log के आधार यहाँ पर क्या था, a था। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, अगर ये आधार क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, अगर किसी भी लघु गुणक या लॉगरिथम का आधार या अर्थात तो उसका बेस कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सामान्य या साधारण लघु गुणक कहते हैं। लिख लेते हैं, अगर किसी log का आधार 10 हो जाता है तो उसे हम सामान्य या साधारण लघु गुणक कहेंगे। ठीक है, जो हमने क्या कहा, अगर किसी log की आधार कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य साधारण लघु गुणक कहेंगे। सामान्य रूप से ना इसको लिखा नहीं जाता है, सामान्य रूप से आप इसको लिखोगे नहीं, लिखा नहीं जाता, सामान्य रूप से नहीं लिखा जाता है इसको। ठीक है, शो नहीं किया जाता है। जैसे देखते हैं, अगर बात करें जो log है, log की पावर 10, फिर बेस 10 और x इंटू वाई, इस रूप में लिखा है, पर इसको दर्शाया नहीं जाता है log की पावर 10 को, तो इसको सिर्फ इसी रूप में आप लिखा हुआ देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ इसी रूप में लिखा हुआ देखेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा पूर्णांक भाग होता है, एक क्या होगा, भिन्नात्मक भाग होता है। पूर्णांक भाग को पूर्णांश भी कहते हैं और इसको ना अपूर्णांश भाग कहते हैं और दशमलव कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अपूर्णांश कहेंगे व दशमलव कहेंगे, दशमलव भाग। ठीक है, पूर्णांक का अर्थ हो गया जब क्या हो जाता है, किसी log के अंदर वो क्या हो, पूर्णांक राशि उपस्थित हो, क्या हो, पूर्णांक राशि उपस्थित हो, बात करेंगे। और जब उसके अंदर क्या हो, दशमलव हो, मतलब अगर लॉगरिथम के अंदर क्या होगा, कोई मान दशमलव के रूप में उपस्थित है, तो उसको क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक भाग कहते हैं। जैसे हम देखिए कुछ दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। 10 की पावर 2 को आप किस रूप में लिखते हैं, 100 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा कौन सा नियम ज्ञात होता है, तीसरा नियम ज्ञात होने वाला है। कुछ चीज़ें वो भी समझने लायक है। जब मैं 10 की पावर 2 का अगर log निकालने का प्रयास करता हूँ, किस प्रकार से निकाला जाता है, log। आपको पता है बेस कितना मानना है, 10 मानना है, और 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 ये क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और यहाँ पर क्या बचता है, 10 और 10। देखिए जहाँ पर log की बेस भी 10 हो और इसके अंदर भी 10 हो, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना होता है, तो नोट लगा लिख लेना, जहाँ log बेस 10 हो और इसके अंदर भी संख्या भी 10 हो, तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालते हैं 10 की पावर 1 का भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 1 का निकाल सकते हैं। अब 10 की पावर 0 की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर 10 की पावर में 0 की बात करता हूँ, तो इसके आगे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, फिर log 10। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 10 ही बचेगा। 1 को इंटू कर लीजिए 0 से, तो ये क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इनफाइनाइट की बात करते हैं।
इसके आगे इन्फानेट आ जाएगा। इन्फानेट को आप अगर ये 1 हो जाने वाला है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फानेट आने वाली। अब हमारे पास आता है दशमलव वाला भाग। किस प्रकार से देखते हैं, 10 की पावर -1 है तो इसको 1/10 के रूप में लिखोगे या इसको 0.1 के रूप में लिख सकते हो। लॉग निकालना तो 10 की पावर -1 के रूप में ही लिखो इसको। -1 आगे आ जाएगा, लॉग बच जाएगा, लॉग की बेस 10 और ये 10 वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, -1 आ जाएगी। इसी प्रकार से आप -2 -3 की भी मान निकाल सकते हैं। जो हम ज्ञात करने वाले हैं, हम ज्ञात करेंगे पूर्णांशों को ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करने वाले हैं, पूर्णांशों को ज्ञात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या ज्ञात करेंगे, पूर्णांश धनात्मक व ऋणात्मक। किस प्रकार के पूर्णांशों को ज्ञात करने वाले हैं, हम धनात्मक पूर्णांशों को भी ज्ञात करेंगे और किसको ज्ञात करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांश को भी ज्ञात करने वाले हैं। किसको ज्ञात करोगे, अब धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांशों को यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 2 होगी, एक तो क्या होगी, 1 से बड़ी संख्याएं होगी, 1 से छोटी संख्याएं भी होगी। एक क्या होगा, 1 से बड़ी संख्या भी होगी और एक क्या होगा, 1 से छोटी संख्या भी होने वाली है। अब देखिए 1 से बड़ी कब, कैसे 1 से बड़ी, दशमलव से पहले की बात करेंगे। क्या दशमलव से पहले हमारे पास संख्याएं हैं वो क्या 1 से बड़ी है, या तो दशमलव से पहले संख्या हमारे पास छोटी है। अगर आप बात करोगे इनके पीछे कोई दशमलव नहीं है, यहाँ पर आता है दशमलव से पहले 1 से बड़ी संख्याएं हैं, इसकी भी बात करोगे दशमलव से पहले बड़ी संख्याएं हैं। अब जो भी दशमलव से पहले बड़ी संख्याएं हैं ना, उसको अंकों को गिन लेंगे, उसके अंदर कितने अंक हैं, क्या गिन लोगे, अंक को गिन लोगे। जैसे इसकी बात करो, इसमें 1 अंक है तो इसको 1 लिख दीजिए, इसमें कितने हैं 2 तो उसको 2 लिख दीजिए, इसमें कितने हैं 4 तो इसको कितने लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। यहाँ पर भी कितने अंक है 4 तो 4 लिख दीजिए। इस दशमलव से पहले कितना है 1, ठीक है। अब पूर्णांश को किस प्रकार से ज्ञात करोगे, तो +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +1, सभी के अंदर +1 कर लीजिए, ये लीजिए +1 कर देते हैं और ये हमारे पास सभी सभी धनात्मक पूर्णांक आ चुके। इसका 2, इसका 3, इसका 5, इसका 5 और ये आ गया, सॉरी -1 करना है इनको। इसके अंतर्गत हम करते हैं -1, सॉरी -1 कर दीजिए तो हमारे पास आता है 0, 1, 3, 3 और 0। इसके अंतर्गत हम जब इन संख्याओं अंकों को निकाले, अंकों को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इनका माइनस कर देते हैं, कि 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सारे धनात्मक पूर्णांक आ जाते हैं। जब दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं अगर वो 1 से छोटी हो तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं से पहले दशमलव के बाद हम क्या करते हैं, शून्य को गिनते हैं। अगर दशमलव से पहले 1 से छोटी संख्या हो तो दशमलव के बाद शून्य को गिनते हैं। क्या गिनते हैं और क्या करते हैं, +1 लगाते हैं। -1 तो इसके अंतर्गत लगाएंगे और +1 इसके अंतर्गत लगाते हैं। अब देखिए इससे बाद दशमलव बाद कोई भी शून्य नहीं है, इसमें भी शून्य नहीं है, इसके अंतर्गत 1 शून्य है और इसमें कितने 4 है। तो कर लीजिए यहाँ पर 0 0 और क्या आ जाता है इसमें 1 और इसमें कितना जाता है 4। ठीक है, +1 करना है, +1 कर लीजिए। ठीक है, +1 करने के बाद में अब जो भी उत्तर आएगा ना उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। क्या लगा, जैसे 1 आ रहा है तो -1, -1, -2 और -5। ये हमारे पास क्या आ गया, सारे धनात्मक पूर्णांक व ऋणात्मक पूर्णांक आ चुके हैं। अब हम क्या याद करते हैं, प्रति लघु गुणांक, ऐसे बोलते हैं एंटी लॉग की बात करते हैं। एंटी लॉग क्या होता है, जब हम लघु गुणांक या लॉग की बात करते हैं उस संख्याओं के संगत जो अन्य लॉग आता है ना, जो मान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्रति लघु गुणांक या एंटी लॉग कहते हैं। जैसे अगर बात करोगे इस लॉग की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 2.592 आती है, और इसका एंटी लॉग प्रति लघु गुणांक निकालोगे तो ये वैल्यू हमारे पास
सेम प्राप्त हो जाती है जो हम जिसका log हमें निकालना है। अब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखो दो तरीके हैं, एक हमें संख्या क्या मिलेगी धनात्मक, एक हमें संख्या क्या मिलेगी ऋणात्मक मिलने वाली। एक संख्या में क्या मिलेगी धनात्मक मिलने वाली है, एक संख्या में क्या मिलेगी ऋणात्मक मिलने वाली है। जैसे अगर इसी संख्या का हम एंटीलॉग निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। एंटीलॉग की आप बात करोगे, हमारे पास संख्या कितनी है 25592 है, ठीक है। अब बिना ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं वो काम में आती है। इनको हम किसके द्वारा मान ज्ञात करते हैं, आपको प्रतिलघु गुणांक या एंटीलॉग की सारणी देखकर हम इन मानों को ज्ञात करते हैं। एग्जाम में भी आपको जब इसका दिया जाएगा तो एंटीलॉग सारणी आपको प्रस्तुत की जाएगी, जिसके द्वारा आप उसको देखकर उसके मान आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके द्वारा ही आप क्या ज्ञात करेंगे, इनके मान ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। एंटीलॉग सारणी को देखकर ही आप मान ज्ञात करेंगे। अब देखा किस प्रकार से जाता है उनकी भी बात करेंगे। देखिए अगर बात करें इनकी किस प्रकार से देखोगे आप उसकी बात करते हैं। ये जो दो संख्याएं हैं और ये अलग होगा, ये इन संख्याओं को देखने का तरीका अलग होगा। देखिए अगर बात करें पहली दो संख्याएं हैं दशमलव के बाद में, उनको एक कॉलम के द्वारा देखा जाता है तो इस प्रकार से होगी, जिसके अंदर अंक कितने होने वाले हैं टोटल 1 से, जैसे 3, 22, 44, 55, फिर 56, 57, फिर ऐसे 80, 81, 82, 90 और 99 इस प्रकार से अंक होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होंगे भाई उसके अंदर अंक होने वाले हैं। तो हमें हमारे पास दशमलव के बाद में संख्याएं कौन सी है, हमारे पास 55 है, तो इसमें देखना होगा हमारे पास 55 कहाँ पर ये रहा, ठीक। पहला काम तो ये हो गया इसके अंदर। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर 9 दिखा दे रहा होगा, क्या दिखा देगा 9। फिर हमें किस प्रकार से बढ़ना है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी अंक दिए गए होंगे आपको, टोटल 9 तक दिया, 1 2 3 4 5 6 8 और ये 9, ठीक है। यहाँ से आप क्या कहा था, चलिए 9 से कहाँ पर आके रुकना है, जहाँ पर आपको किसकी सीध में मिले, 55 मिले। 55 की सीध यहाँ से और यहाँ पर जो मिल जाती है हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे अगर आप देखोगे लॉगरिथम सारणी के अंदर कौन सी संख्या मिलेगी आपको 3622 मिलेगी, 3622 मिलेगी। अगर आपको भी स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगी एंटी लॉगरिथम सारणी, उसके अंदर अगर आप वैल्यू देखोगे तो हमें आपको कितनी मिलेगी 3622 मिलने वाली है, ठीक है। तो हमारे पहला काम क्या, हमारे पास कितना मिलेगा, हमारे पास 3622, ओके। इन 3 अंकों का काम पूरा हो चुका है। अब हमारे पास क्या है 2 है। अब इस सारणी के आगे आप जाओगे ना तो वहां पर है मीन डिफरेंस, क्या है मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस के अंदर भी सेम ही है, 1 से लेकर 9 अंक दिए गए होंगे आपको इस प्रकार से, ठीक है। उसके अब हमें क्या है उसके नीचे भी कुछ अंतर दिए गए होंगे, जैसे इसका मान 1 है, 2 है, इसका भी 2 हो सकता है, 2 है, 1, इस प्रकार से अंतर दिए गए होंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर पास 2 अंक है, तो 2 में हमें देखना है 2 अंक ये रहे, ठीक है। हमें सीध के सी पकड़नी है 55 या 3622 को भी दे सकते हो कि उसके आगे अंतर कितना है। जैसे इसमें अंतर आप देखोगे तो कितना आएगा 2 का आएगा, तो इसमें आप 2 को ऐड कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ जाता है 3624 आ जाता है। अब हमारे पास बचता है ये वाला 2 को हमने किस प्रकार देखा था, अंक कितने हमारे पास 1 अंक है। धनात्मक पूर्णांक को तो देखना है, अंक हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 अंक आता है तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस करता हूँ, फिर हमारा पूर्णांक क्या निकलता है 0। पूर्णांक क्या निकलेगा हमारे पास 0 निकलेगा, तो ये हमारे पास अंक कितना आ जाता है 3624 या 3624 आ जाते हैं दशमलव के बाद में। ये हमारे पास क्या है एंटी लॉग का मान है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ऋणात्मक वैल्यू है, लॉगरिथम क्या है हमारे पास ऋणात्मक है, तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए जब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एंटी लॉग तो ज्ञात करना है -0694 है,
अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऋणात्मक आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, +1 और -1 करने का प्रयास करते हैं। क्या करोगे आप, +1 में -1 का करने का प्रयास करें। कैसे करते हैं वो देखते हैं। -0 के अंदर आप -1 को आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास -1 ही आएगा। ठीक है, अर्थात इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर -1। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हो आप, 10 की पावर -1 लिखते हैं इसको। ठीक है, 0.1 इस प्रकार से। ठीक है, अगर इसको आप ऐड करते हो तो अब हमारे पास आ जाता है 1694। क्या आ जाता है हमारे पास, 1694 अंदर आ जाता है। अब 1694 है ना, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, +1 को ऐड करते हैं। क्या करोगे आप, +1 को इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे +1 कितने अंक है, 4, 1 2 3 और 4। ये वैल्यू किसमें है, ऋणात्मक है। 16 मान निकाल लेते हैं, +1 करके इसका 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और वापस क्या आएगा, 0 और ये 6 आने वाला है, 0 आएगा यहाँ पर। 9 बना इसके अंतर्गत, तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 6 0 3 और 8 आ जाएगा। तो हमें जो एक्चुअल जो वैल्यू ज्ञात करनी है, जो एंटी लॉगरिथम में जो हमें सारणी देखनी है, वो किसके लिए देखेंगे हम, 8306 के लिए देखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एंटी लॉग चेंज होकर हमारे पास आ गया 08306 के रूप में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारणी के अंदर अगर तो हम किसको देखेंगे, 83 की वैल्यू देखेंगे। किसकी देखोगे आप, 83 की वैल्यू देखो, 83 की यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आती है, कहाँ तक देखनी है आपको, 0 पर, मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कितना आती है, 6761 आती है। ठीक है, क्या वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है 6 को आप क्या देखोगे, मीन डिफरेंस के अंतर्गत देखोगे तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 9। कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। ऐड कर लीजिए 9 को, 0 फिर 7 7 और 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, इसके अगर आप बात करोगे, इतना हमने निकाल लिया। तो इससे पहले हमारे पास कितना आगे, 0 है। कितना था हमारे पास, 0 था। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम अगर बात करोगे, -1 इंटू क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर तो कुछ देखने की आवश्यकता है ही नहीं ना, क्योंकि कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इससे पहले भी अगर कोई देखो 0 नहीं है, दशमलव पहले। ठीक है, क्या जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.6770। क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक की बात करोगे तो यहाँ पर एक अंक आ चुका है। ठीक है, एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखेंगे अगर एंटी लॉग के अंदर कोई गुणा की राशियां हैं या भाग में रूप में है, तो उसको एंटी लॉग के रूप में किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब देखिए, अगर एंटी लॉग के रूप में कुछ इस प्रकार की संख्याएं हैं तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब देखिए, मैंने एक सूत्र बताया था आपको, अगर आपको याद है तो, log a m इंटू एन की हमने बात की थी इसी वीडियो के अंतर्गत। तो इसको किस रूप में लिखा जाता था, मैंने कहा था आपको log a m प्लस log a n के रूप में। तो इसको हम इस नियम से हल करेंगे। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, log m अपॉन n, इसको लिखते हैं log a m माइनस log a n के रूप में लिखते हैं। ठीक है, आधार लगाने की आवश्यकता नहीं है, पता आपको साधारण है तो log 10 को हम ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है, पहले मैं सभी पर एंटी लॉग लगा लेता हूँ। सॉल्यूशन करेंगे, आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप सभी का एंटी लॉग निकाल लीजिए। एंटी लॉग
तो 2.7 दो 8.3 0.94। ओके, एक बार इसको लोग लगा लेते ना, लोग लगाओगे तो लोग 7.2 8.3 0.94। थोड़ा इसको और हल करते हैं, हल करोगे अलग अलग लिख दीजिए। लोग 7.2 प्लस में लिख सकते हैं ना इसको, लोग 8.3 लोग 0.94। ठीक है, अब एंटी लॉग ज्ञात करने से पहले हम क्या निकालनी पड़ेगी, लोग 7.2 की वैल्यू, लोग 8.3 की वैल्यू, लोग 0.94 की वैल्यू। ये जो सभी वैल्यू ये भी आपको, एक तुम्हारे पास एंटी लॉगरिथम सारणी थी, एक लॉग की सारणी थी, उस लॉग की सारणी के अंतर्गत आपको इन सभी के मान दिख जाएंगे। एक बार मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा, उसको पॉज करके आप अच्छे से देख लेना। देखिए हमारे पास मान क्या आते हैं, ये हमारे पास क्या आते हैं, इनके मान आते हैं। अब आप इनको क्या कर लीजिए, एंटी लॉग के तहत इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। एंटी लॉग लगा लीजिए। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे लॉग लगाकर, हल कर लीजिए स्कोर माइनस ठीक है, लॉग के द्वारा आप इनकी वैल्यूज ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, देखिए जब हम बात करें यहाँ पर हम लॉग के द्वारा इनकी वैल्यूज जब आप ज्ञात करोगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इतना उत्तर आएगा। जिसका आप एंटी लॉग निकालेंगे तो एंटी लॉग हमारे पास क्या आने वाला है, इतना आएगा। ठीक है, आशा करते हैं तो आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।